हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। VBPS इटावा भूप जी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे प्लांट फिजियोलॉजी की, और प्लांट फिजियोलॉजी में हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। आज उसी में हम आगे चर्चा करते हैं। हमने प्रकाश संश्लेषण की बात की तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो दो चरणों में संपन्न हो रही थी, एक प्रकाशिक अभिक्रिया और एक अप्रकाशिक अभिक्रिया, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। हमने प्रीवियस जो वीडियोस थे उनमें पूरी प्रकाशिक अभिक्रिया की बात कर ली थी। आज हमारा जो वीडियो रहने वाला है वो निम्न टॉपिक पे रहेगा, जिसमें एक आता है हम प्रकाशिक अभिक्रिया व अप्रकाशिक अभिक्रिया में अंतर करेंगे। प्रकाशिक व अप्रकाशिक अभिक्रिया जो हो रही हैं, प्रकाशिक और अप्रकाशिक जो दोनों चरण हैं, घटनाएं हैं, उनमें क्या अंतर है। इसके अलावा हमने एक पढ़ा प्रकाश तंत्र, जिसमें एक था जिसमें एक था प्रकाश वर्णक तंत्र फर्स्ट या प्रकाश तंत्र फर्स्ट, PS फर्स्ट, और एक था PS सेकंड। इन दोनों में क्या अंतर है। एक हमने फास्फोरिलीकरण की बात की, जिसमें हमने बात की चक्रीय फास्फोरिलीकरण, और एक बात की अचक्रीय फास्फोरिलीकरण की। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक जो फास्फोराइलेशन है उसमें क्या अंतर यहाँ देखने को हमें मिलता है, इन सब टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं। इनसे पहले आप जो भी वीडियोस देखा करें, कृपया उसको कंप्लीट देखिए कीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, शेयर किया करें, और हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को बीच में अधूरा मत छोड़िए, पूरा वीडियो देखे कीजिए। साथ ही जहाँ जो चीज़ क्लियर नहीं हो पाती है, समझ में नहीं आ पाती है, कृपया कमेंट्स में लिख के ज़रूर भेजें ताकि उसे और दुरुस्त किया जा सके। ध्यान दीजिए, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले प्रकाशिक व अप्रकाशिक अभिक्रिया की। हमने पढ़ा था ये हरित लवक होता है, पत्तियों की पर्ण मध्योतक कोशिकाएं होती हैं, और मीजोफिल जो सेल है, मीजोफिल सेल का जो हरित लवक है, इस हरित लवक की हमने बात की। जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी हमने बात की। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमने देखा कि इसके दो भाग हैं, एक भाग कहलाता है ग्रेना और एक भाग कहलाता है स्ट्रोमा। तो ये जो ग्रेना भाग था इसका निर्माण अनेक चपटी सिक्के समान संरचनाओं से होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, थाइलेकोइड। और बाहर का जो पूरा तरल समांगी भाग है ये क्या कहलाता है, स्ट्रोमा कहलाता है। क्या कहलाता है, स्ट्रोमा कहलाता है। ये थाइलेकोइड कहलाता है, और थाइलेकोइड जो हैं आपस में मिलकर क्या बना रहे थे, ग्रेनम बनाते हैं, और बहुत सारे ग्रेनम मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ग्रेना भाग का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ चर्चा करें कि प्रकाशिक अभिक्रिया में, लाइट रिएक्शन में और डार्क रिएक्शन में, अप्रकाशिक जो अभिक्रिया है इनमें क्या अंतर हमें देखने को मिलता है। तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की हम बात करें, सबसे पहले आपको यहाँ बताया गया था कि जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है वो प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ पर होगी,
ग्रेना में। प्रकाशिक अभिक्रिया होने का जो स्थल है वो कौन है? ग्रेना। तो इसके लिए आप ये लिखोगे, यह हरित लवक के ग्रेना भाग में संपन्न होती है। सेकंड हम बात करें इसमें, यह कहाँ होगी? स्ट्रोमा भाग में। कहाँ होगी? स्ट्रोमा भाग में होगी। दूसरा हमने बात की थी जो प्रकाशिक अभिक्रिया है, प्रकाशिक अभिक्रिया के लिए हमने यहाँ देखा था कि जो प्रकाशिक अभिक्रिया है वो प्रकाशिक अभिक्रिया के लिए प्रकाश की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। तो यह प्रकाश की उपस्थिति में होती है या इसके लिए लाइट की, प्रकाश की क्या होती है? आवश्यकता होती है। यहां हम देखें तो यह जो है इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, इसके लिए प्रकाश आवश्यक नहीं। लेकिन यदि देखा जाए ना तो पूरी जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है वो अप्रकाशिक अभिक्रिया पूर्णतया लाइट जो रिएक्शन है, जो प्रकाशिक अभिक्रिया है उस प्रकाशिक अभिक्रिया के ऊपर ही क्या करती है? निर्भर करता है। तो यहाँ जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है उसके लिए हम कह रहे हैं भाई प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ये किसके ऊपर निर्भर है? प्रकाशिक अभिक्रिया पर, पूरी की पूरी लाइट रिएक्शन के ऊपर जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है वो निर्भर करती है। अप्रकाशिक का मतलब यहाँ ये नहीं है कि ये रात्रि में होगी, अंधेरे में होगी, ये भी दिन में होती है। और यहाँ जैसे डायरेक्टली इस प्रकाशिक अभिक्रिया में तो सूर्य की जो प्रकाश ऊर्जा है उसको यहाँ अवशोषित किया जाता है और ATP और NADPH2 के रूप में ऊर्जा का क्या किया जाता है? संचय किया जाता है। यहाँ बनने वाली जो ऊर्जा है उसके ऊपर कौन निर्भर करता है? अप्रकाशिक अभिक्रिया उसके ऊपर क्या करती है? निर्भर करती है। तो इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता जरूरी नहीं है कि ये प्रकाश की अनुपस्थिति में भी संपन्न हो सकती है, लेकिन मेनली ये डायरेक्टली किस पर निर्भर है? प्रकाशिक अभिक्रिया के ऊपर क्या करती है? निर्भर करती है। उसके बाद में हम देखें तो यहाँ प्रकाशिक अभिक्रिया में हमने बात की थी कि जो थाइलेकोइड था उस थाइलेकोइड के अंदर जल का प्रकाशीय क्या होता है? अपघटन होता है। तो यहाँ जल का प्रकाशीय क्या होता है? अपघटन होता है। यहाँ जल का प्रकाशीय अपघटन होता है तथा O2 मुक्त होती है। O2 क्या होती है? मुक्त होती है। ऑक्सीजन यहाँ पर प्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन को क्या किया जा रहा है? रिलीज किया जा रहा है, जबकि उसमें जल का प्रकाशीय अपघटन अपन अप्रकाशिक अभिक्रिया की बात करें तो वहाँ किसी प्रकार का जल का प्रकाशीय अपघटन नहीं होता। वहाँ केवल CO2 का क्या होता है? CO2 का अपचयन होता है और CO2 के अपचयन के दौरान कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का क्या होता है? निर्माण। प्रकाशिक अभिक्रिया में हमने देखा था कि प्रकाशिक अभिक्रिया में क्या बनते हैं? ATP व NADPH का निर्माण होता है, जबकि उधर हम देखें तो यहाँ ATP और NADPH का निर्माण नहीं होता है।
इनके ऊपर ये निर्भर करती है। CO2 के अपचयन से यहाँ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज से 6H12O6 का क्या होता है, यहाँ निर्माण होता है। नेक्स्ट हम देखें, यह जो है ये 3 चरणों में संपन्न होती है। कितने चरणों में? 3 चरणों में संपन्न होती है। और इनके हम चरणों की बात करें तो सबसे जो पहला इसमें चरण आता है वो आता है क्लोरोफिल अणु का उत्तेजित होना। उसके बाद में जल का प्रकाशीय अपघटन होता है। तो पहला क्लोरोफिल अणु का उत्तेजित होना, सेकंड जल का प्रकाशीय अपघटन, और नेक्स्ट आता है प्रकाश फास्फोरिलीकरण द्वारा ATP और NADPH2 का क्या होना, निर्माण। यहाँ इससे हम समझेंगे C3 व C4 चक्र की क्रिया द्वारा, जिसके दौरान कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का क्या होता है, निर्माण। तो ये प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया में अंतर हुई है। प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ हो रही थी, ग्रेना में, जबकि अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है, स्ट्रोमा में। इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता है, इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं। लेकिन देखा जाए तो अप्रकाशिक अभिक्रिया प्रकाशिक अभिक्रिया के ऊपर क्या कर रही है, निर्भर। यहाँ जल का प्रकाशीय अपघटन होता है, ऑक्सीजन मुक्त होती है। यहाँ CO2 का अपचयन होता है, कोई जल का प्रकाशीय अपघटन नहीं हो रहा। ATP और NADPH2 बनते हैं, जबकि यहाँ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ये 3 चरणों में हो रही है। यहाँ हम इसे C3 और C4 जो चक्र है, साइकिल है, उनके दौरान इसका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। आगे हम देखें तो आता है प्रकाश वर्णक तंत्र फर्स्ट या फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड की हम बात करें, इनमें क्या अंतर होता है। प्रकाश तंत्र फर्स्ट और प्रकाश तंत्र सेकंड में क्या अंतर है, तो ध्यान दीजिए। यहाँ हम बात करें PS फर्स्ट फोटोसिस्टम फर्स्ट की, और यहाँ हम बात कर रहे हैं PS सेकंड फोटोसिस्टम सेकंड की। तो सबसे पहले तो जैसे हम यहाँ समझें कि ये जैसे पूरा का पूरा क्या है, हरित लवक, और इस हरित लवक में हम एक किसकी बात करेंगे, थाइलेकोइड की। किसकी बात करेंगे, थाइलेकोइड की। ये एक क्या है, जैसे थाइलेकोइड था, एक क्या था, थाइलेकोइड। और इस थाइलेकोइड की झिल्ली में ये पूरी थाइलेकोइड की लेयर है, पूरी थाइलेकोइड की क्या थी, लेयर थी। और इस थाइलेकोइड की झिल्ली में 2 सिस्टम थे, जिसमें एक को कहा था PS सेकंड और एक को कहा था PS फर्स्ट। एक था PS फर्स्ट और एक था PS सेकंड। तो यहाँ हमने बात की थी कि जैसे ये वर्णकों का समूह था, जिसमें एक रिएक्शन सेंटर था, और इसके अलावा अन्य कौन थे, यहाँ सहायक क्या थे, वर्णक थे। सहायक क्या थे, वर्णक, जो प्रकाश ऊर्जा को क्या कर रहे थे, अवशोषित कर रहे थे, और अंत में किसको दे रहे थे, ये अभिक्रिया केंद्र को दे रहे थे। तो हमने अभिक्रिया केंद्र की बात की थी। PS फर्स्ट में जो अभिक्रिया केंद्र था वो क्लोरोफिल कौन था, A700, या इसे कहा था P700। तो यहाँ इसके लिए तो हम पढ़ेंगे कि यहाँ रिएक्शन सेंटर, अभिक्रिया केंद्र, अभिक्रिया केंद्र कौन था, P700, और यहाँ अभिक्रिया केंद्र कौन था, अभिक्रिया केंद्र कौन था, P680।
यह उच्च तरंग दैर्ध्य 680 नैनोमीटर से अधिक तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को ग्रहण करेगा और ये 680 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो फर्स्ट कंप्लीट। यहाँ अभिक्रिया केंद्र का काम किसमें, PS फर्स्ट में कौन कर रहा है, P 700 और PS सेकंड में कौन कर रहा है, P 680। इसके अलावा PS फर्स्ट यहाँ ये हमने चक्रीय अचक्रीय की बात की, ये चक्रीय व अचक्रीय दोनों प्रकाश फास्फोरिलीकरण में भाग लेता है। जबकि इसकी हम बात करें तो ये केवल अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में भाग लेगा। ये केवल अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में भाग लेगा, जबकि ये चक्रीय और अचक्रीय दोनों प्रकार के प्रकाश फास्फोरिलीकरण में क्या कर रहा है, भाग ले रहा है। यहाँ हम बात करें तो जैसे ये बताया था कि भाई ये एक क्या होता है, बहुत सारे थाइलेकोइड मिलकर एक क्या बनाता है, ग्रेना, और ग्रेना आपस में मिलकर किसका, ग्रेनम का, और ग्रेनम आपस में मिलकर ग्रेना का क्या करता है, निर्माण। दो ग्रेनम आपस में स्ट्रोमा लेमिली या फीटिका पटलिका द्वारा जुड़े होते हैं। तो PS फर्स्ट जो है वो कहाँ संपन्न होगा, एक तो ये ग्रेना में और एक जो पीठिका पटलिका है, उन दोनों स्थान पर ये जो क्रिया है वो संपन्न होती है। तो ये जो है ये ग्रेनम व पीठिका पटलिका या स्ट्रोमा लेमिली पीठिका पटलिका दोनों में होती है, जबकि ये केवल ग्रेनम भाग में होगी, केवल ग्रेनम भाग में होगी। कौन सी, PS सेकंड की जो क्रिया है वो केवल और केवल कौन से भाग में हमें देखने को मिलेगी, ग्रेनम भाग में देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ PS फर्स्ट से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं यहाँ अभिक्रिया केंद्र से, इससे निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स विभिन्न ग्राहियों से होते हुए अंत में यहाँ इनके द्वारा ATP का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है, और घूम घाम के वापस PS फर्स्ट में ही क्या हो जाते हैं, लौट कर आ जाते हैं। तो यहाँ निकलने वाले इलेक्ट्रॉन विभिन्न ग्राहियों से होते हुए ATP का निर्माण करते हैं, वह पुनः PS फर्स्ट में लौटकर आ जाते हैं। ठीक है, इसमें हम देखें तो यहाँ PS सेकंड से रिलीज होने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो वापस लौटकर PS सेकंड में नहीं आते हैं, और ये ATP भी बनाते हैं और NADPH का भी क्या करता है, निर्माण करता है। तो वापस PS फर्स्ट में नहीं होगी, आएंगे और ATP और NADPH का क्या करेंगे, निर्माण, अर्थात अंत में जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होगा वो NADP होगा, जो NADPH का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। यहाँ स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में, यहाँ हम देखें तो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन ग्राही की यहाँ तो आवश्यकता नहीं होती है, जबकि यहाँ आवश्यकता होती है, अर्थात यहाँ जल का क्या होता है, विघटन, H+ और इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जो
अभिक्रिया केंद्र था जिसने जो अपने इलेक्ट्रॉन मुक्त किए थे उनकी जो पूर्ति होगी वो जल के किसके द्वारा होगी, विघटन द्वारा। तो यहाँ कोई भी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन दाता नहीं है, जबकि यहाँ इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में यहाँ कौन है, जल। स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में कौन आता है, जल। अर्थात यहाँ जल का क्या हो रहा है, विघटन हो रहा है। और इस PS फर्स्ट में जल का क्या नहीं हो रहा है, विघटन नहीं हो रहा है। ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। यहाँ ऑक्सीजन मुक्त हो रही है, यहाँ ऑक्सीजन मुक्त नहीं हो रही है। तो ये PS फर्स्ट में और PS सेकंड में क्या हुआ, अंतर हुआ। उसके बाद में आगे रहा चक्रीय फास्फोरिलीकरण और अचक्रीय फास्फोरिलीकरण। चक्रीय व अचक्रीय में क्या अंतर है? साइक्लिक, चक्रीय फास्फोरिलीकरण। सबसे पहले तो हम यहाँ देखें फास्फोरिलीकरण क्या होती है, फास्फोराइलेशन क्या होता है, अचक्रीय फास्फोरिलीकरण। तो प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करने के बाद में हमने देखा था कि फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड में जो अभिक्रिया केंद्र होता है, जो क्लोरोफिल होता है, वो क्लोरोफिल इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, मुक्त करता है। और थाइलेकोइड की झिल्ली में होते हुए विभिन्न ग्राहियों से होते हुए इलेक्ट्रॉन्स का क्या किया जाता है, स्थानांतरण किया जाता है। और इसके दौरान ही NADPH2 और ATP का क्या होता है, निर्माण होता है। तो यहाँ फास्फोरिलीकरण क्या है, फास्फोरिलीकरण जो है प्रकाश की उपस्थिति में ATP निर्माण की जो क्रिया है उसी को हम क्या कहेंगे, फास्फोरिलीकरण कहेंगे। और इसे हम दो प्रकार से समझ रहे थे, एक चक्रीय और एक अचक्रीय फास्फोरिलीकरण। सबसे पहले चक्रीय की बात करें तो यहाँ PS फर्स्ट से मुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन विभिन्न ग्राहियों से होते हुए इधर ये NADP द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते हैं। क्यों नहीं ग्रहण किए जा रहे हैं, क्योंकि जब NADPH की मात्रा पहले से ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन इधर स्थानांतरित नहीं किए जाएंगे। FD इन इलेक्ट्रॉन्स को वापस प्लास्टोक्विनोन को क्या कर देता है, स्थानांतरित, और वो साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F से घूमते हुए PC से होते हुए वापस PS फर्स्ट में क्या हो जाता है, आ जाता है। और उसे हम क्या कहते हैं, चक्रीय फास्फोरिलीकरण। तो चक्रीय फास्फोरिलीकरण में यहाँ केवल कौन भाग ले रहा है, PS फर्स्ट भाग लेता है। चक्रीय फास्फोरिलीकरण में केवल PS फर्स्ट ही भाग ले पाता है। और जबकि इसमें देखें तो इसमें PS फर्स्ट व PS सेकंड दोनों भाग लेते हैं, दोनों भाग लेते हैं। चक्रीय क्यों कहा, इसे चक्रीय क्यों कहा, तो चक्रीय कहने के पीछे कारण यह है कि PS फर्स्ट में अभिक्रिया केंद्र P700 से मुक्त हुए जो इलेक्ट्रॉन हैं विभिन्न ग्राहियों से होते हुए पुनः कहाँ आ जाता है, PS फर्स्ट का अभिक्रिया केंद्र P700 में। तो यहाँ अभिक्रिया केंद्र से मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से होते हुए पुनः अभिक्रिया केंद्र P700 में लौटकर आ जाते हैं। जबकि अचक्रीय में P680 से मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन पुनः लौटकर P680 के पास नहीं आने वाले हैं। ये अंत में कहाँ जाएंगे, NADP, और ये NADP इन इलेक्ट्रॉन्स को +H+ आयन का उपयोग करते हुए NADPH का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। तो PS फर्स्ट ही भाग लेगा, उसमें PS फर्स्ट और सेकंड दोनों भाग लेंगे।
यहाँ अभिक्रिया केंद्र से मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन घूम घाम के पुनः ही आ जाएगा, यहाँ से मुक्त होने वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आता है। इसको हम जेड स्कीम के रूप में समझाते हैं। नेक्स्ट हम देखें और क्या अंतर है किसमें, चक्रीय फास्फोरिलीकरण में, अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में। तो चक्रीय जो फास्फोरिलीकरण की क्रिया हो रही है, इस चक्रीय फास्फोरिलीकरण में कोई NADH का निर्माण नहीं होता है, NADPH का निर्माण नहीं होता है। यहाँ एक चक्रीय फास्फोरिलीकरण में 6 बार होगा, तो एक चक्रीय फास्फोरिलीकरण में कितने 2 ATP का निर्माण होगा, जबकि एक अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में दो तो बनते हैं NADPH और एक बनता है ATP। एक ATP का क्या होता है, निर्माण होता है। 6 बार होता है चक्रीय फास्फोरिलीकरण, 6 बार अचक्रीय फास्फोरिलीकरण। तो उसको देखें तो 6 दूनी 12। तो पूरा जो चक्रीय साइक्लिक है, चक्रीय फास्फोरिलीकरण है, उसके दौरान टोटल 12 ATP अणुओं का निर्माण होगा। और इसमें देखें तो इंटू 6, तो 12 तो NADPH बनेंगे और 6 क्या बनेंगे, ATP का क्या होगा, निर्माण होगा। 6 ATP अणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। किसमें, अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण की बात करें तो उसके अंतर्गत। इसके अलावा हम देखें तो यहाँ चक्रीय फास्फोरिलीकरण में कोई जल का विघटन नहीं होता, H2O का विघटन या अपघटन नहीं होता। यहाँ H2O का अपघटन होगा तथा ऑक्सीजन मुक्त होगी, O2 मुक्त होती है। यहाँ ऑक्सीजन मुक्त होती है, O2 मुक्त होती है। ठीक है, किसमें, अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में, जबकि चक्रीय फास्फोरिलीकरण में ऑक्सीजन मुक्त नहीं हो रही है क्योंकि जल का प्रकाशीय अपघटन नहीं हो रहा है। इसके अलावा देखें हम तो यहाँ कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन दाता नहीं है, जबकि वहाँ इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, जल के विघटन के दौरान PS सेकंड में जो विक्रिया केंद्र है P680, उससे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए उनकी पूर्ति यहाँ जल के विघटन के दौरान कर दी जाती है, जबकि यहाँ नहीं होती है। तो यहाँ स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन दाता होता है कौन, जल। यहाँ स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन दाता नहीं होता है। उसके अलावा हम बात करें तो ये काफ़ी सारे अंतरों की हमने बात की, किसमें, चक्रीय फास्फोरिलीकरण में और अचक्रीय फास्फोरिलीकरण के अंतर्गत। तो ये चक्रीय और अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण आपका कंप्लीट होता है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, और अच्छे से तैयारी करें, मेहनत करें। कल अगला जो वीडियो होगा हमारा वो हम बात करेंगे केवल और केवल किसकी, अप्रकाशिक अभिक्रिया, जिसमें हम सबसे पहले C3 जो चक्र है, C3 साइकिल है, उसको समझेंगे। ठीक है, एक बार थोड़ा सा एडवांस इसको पढ़ना ताकि अच्छे से आपको समझ आ सके।